सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड कोगुलेशंस। ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक, तो हम लोग देखते होंगे, नॉर्मली आप देखते हैं कहीं पर अगर कट लगे या इंजरी हो तो क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, और फिर 2 से 3 मिनट के बाद वो क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग का ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, और किसी किसी में आप लोग देखे ही होंगे या फिर पढ़े भी होंगे, हेमोफिलिक पेशेंट जो होता है या हेमोफिलिक आदमी जो होता है जिसको हम रॉयल्स डिजीज कहते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बार कट लग जाए तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग होते रहता है। और ये जो होता है क्यों होता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर 8 के कमी के कारण होता है। ठीक ना। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में जानने जा रहे हैं, और क्लॉटिंग का प्रोसेस कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग बारीकी से जानेंगे और बहुत ही डीपली जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और ये इससे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कृपया करके पूरा देखें और समझें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं कोगुलेशंस। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ठीक, तो अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। ब्लड कोगुलेशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोगुलेशंस क्या? कोगुलेशन और क्लॉटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ब्लड loses its fluidity and becomes a jelly-like mass few minutes after it's shed out or collected in a container। अब देखिए क्या होता है कि आप कभी कभी क्या होता है कि ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो उन लोग क्या करता है कि आपका वेन से ब्लड लेता है, उसको किसी कंटेनर में रखता है। तो लेकिन उन लोग जो है कोई नॉर्मल कंटेनर में नहीं रखता है, उन लोग ऐसा ट्यूब में रखता है जिसमें कि पहले से कुछ चीज़ मिला हुआ होता है, जैसे EDTA टाइप का कुछ ऐसे मिलाया हुआ होता है, ताकि ब्लड क्या हो, कोगुलेट ना हो। क्योंकि ब्लड का हर एक सेल्स में क्या होता है कि कुछ अगर क्या होता है कि बॉडी से जैसे बाहर आया तो वो क्या होता है कि कोगुलेटिंग फैक्टर को रिलीज कर देता है, और जो क्या होता है फिर क्लॉट कर देता है। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, एंटी कोगुलेंट रखा हुआ होता है उसमें। ठीक ना, उसमें एंटी कोगुलेंट रखा हुआ होता है ताकि ब्लड जमे नहीं। तो यहाँ पर हम लोग मेनली ये देखने जा रहे हैं कि ब्लड यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग अगर कहें तो ये एक प्रोसेस है जो क्या होता है कि ब्लड को लॉस होने से बचाता है। तो ब्लड को लॉस होने से कैसे बचाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का फ्लूइडिटी यानी कि लिक्विडिटी जो होता है ब्लड का, उसको कम कर देता है। अब ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहेगा, मोटा हो जाएगा, तो फिर बताइए फ्लूइड बाहर नहीं आएगा, बहेगा नहीं। ठीक, एक जेली लाइक मास बना देता है। अब जैसे कटता है, कटने के 2 से 3 मिनट बाद वो देख लीजिएगा ब्लड थक्का बन जाता है या मोटा हो जाता है। ठीक ना, समझे? तो ये देखे होंगे। तो या फिर आप ब्लड को निकाल करके किसी चीज में भी रखिएगा तो जम जाएगा। ठीक, क्योंकि आप कंटेनर को कितना भी अच्छा से साफ कर दीजिए, कैसे भी साफ कर दीजिए, ब्लड जमेगा ही, जब तक उसमें एंटीकोगुलेंट पहले से डाल करके नहीं रखिएगा। ठीक, आया समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्लड का फ्लूइडिटी को कम कर देता है और जेल जैसा बना देता है। ठीक, तो जेल तो मोटा है, जेल लगाए होंगे कभी बाल में। ठीक, तो एक मोटा मोटा होता है वो। ठीक ना, और ये कब हो जाता है, जैसे कि ये कब होता है, मतलब सेड के कुछ मिनट बाद, मतलब ब्लड निकला और उसके कुछ मिनट बाद ऐसा होता है। ठीक, अब देखिए क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पैरा में। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। इट इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो अब ब्लड जो है कौन सा मैकेनिज्म को शो करता है, कोगुलेशन या क्लॉटिंग मैकेनिज्म को शो करता है। क्या चीज के रिस्पॉन्स में? इंजरी, यानी कि कोई इंजरी हो या ट्रॉमा हो, उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, कोगुलेशन एग्जिबिट करता है या क्लॉटिंग एग्जिबिट करता है हम लोग का बॉडी। ठीक, ताकि बॉडी से मतलब ब्लड लॉस ना हो, बॉडी से अधिक ब्लड लॉस ना हो और उसको बचाया जा सके। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि इट इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, मतलब बॉडी से ज्यादा ब्लड बहे नहीं, उसको रोका जा सके, इसीलिए ये मैकेनिज्म हम लोग का बॉडी में होता है। ठीक, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कैसे कंट्रोल होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द क्लॉटिंग फैक्टर एंड इट्स एक्टिवेशन इज कंट्रोल्ड बाय कैस्केड प्रोसेस।
अब देख लीजिए, ये ब्लड का जो बहना होता है, ये कैसे, बहना का मतलब होता है फ्लो, ब्लड फ्लो जो होता है वो कैसे कंट्रोल होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर के जरिए। अब मान लीजिए कहीं पर कट लगा और फिर ब्लड पूरा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अगर आपका बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता तो क्या होता है कि ब्लड बहते रहता और कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाता। लेकिन हम लोग का देखिए, भगवान हम लोग का बॉडी में जो है क्लॉटिंग फैक्टर भी दिए हैं, ताकि हर एक चीज का ऑब्जेक्टिव्स हम लोग का बॉडी में दिए हुए हैं। ठीक, तो अब ब्लड जैसे बाहर निकलने लगा तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया जाता है, और फिर क्लॉटिंग फैक्टर एक के बाद एक के बाद एक काम करने लगता है, और फिर ऐसे करके ब्लड का क्लॉट बना देता है। तो वो कंट्रोल होता है कैस्केड प्रोसेस के जरिए। ठीक, तो अब देखिए कौन कौन से फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, उसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए, फैक्टर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग एंड कोगुलेशंस। Coagulations of blood occurs through a series of reactions due to the activations of a group of substances। अब देखिए, ये coagulation प्रोसेस जो है एक सीरीज में चलता है, क्योंकि एक ही क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक, वो सब एक्टिवेट होता है, फिर जाकर के ब्लड कोगुलेट होता है। ठीक, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। तो इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। और हम लोग का बॉडी में लगभग 13, मतलब जितना सर्च किया गया अभी तक में, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। तो चलिए इसका नाम और देख लेते हैं, सभी क्लॉटिंग फैक्टर का नाम और कुछ कुछ का फंक्शंस हम लोग को पढ़ना होता है क्लास 11, 12 और नीट के लिए। ठीक, बाकी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में जानते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर 1 को हम लोग क्या कहते हैं, फेब्रिनोजिन। क्लॉटिंग फैक्टर 2 को हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर 3 को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर इसको टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर 4 को कैल्शियम कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 5 को हम लोग लेवाइल फैक्टर कहते हैं, और प्रो एसिलरिन और या एसिलरेटर ग्लोब्यूलिन कहते हैं। ठीक, अब चलिए क्लॉटिंग फैक्टर 6 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट। अब देखिए क्लॉटिंग फैक्टर 6 का हम लोग का बॉडी में प्रेजेंस को नहीं पाया, मतलब है या नहीं, उपस्थिति को नहीं पाया गया अब तक। ठीक, समझे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 7 को हम लोग स्टेबल फैक्टर के नाम से जानते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर 8 को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि अगर हम लोग का बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं रहेगा तो हम लोग को कौन सा डिजीज होगा, हेमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया यानी कि अगर एक बार कट लग जाए तो ब्लड बहते रहेगा। ठीक, समझे। तो अब देखिए क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर। और ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है जिसको कि पेशेंट के नाम पे दिया गया। ठीक ना, क्योंकि ये यहाँ पर क्रिसमस नाम का कोई पेशेंट होगा, उसके अंदर ये फैक्टर पाया गया, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। और बाकी जो हम क्लॉटिंग फैक्टर देख रहे हैं सब जो है साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। ठीक ना। अब देखिए क्लॉटिंग फैक्टर 10 को क्या कहते हैं, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। और क्लॉटिंग फैक्टर 11 को क्या कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर 12 को क्या कहते हैं, हैगमैन फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर 12 को क्या कहते हैं, हैगमैन फैक्टर या फिर कंटेक्ट फैक्टर कहते हैं। तो इनिशियली शुरुआत जो होता यहीं से होता, हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक, जैसे हम लोग का ये क्लॉट हुआ, टिश्यू इंजरी हुआ, तो ये हैगमैन फैक्टर क्या होता है कि ये कंटेक्ट में आ जाता है और उसके बाद से क्लॉटिंग फैक्टर मतलब क्लॉटिंग शुरू हो जाता है। ठीक ना। अब क्लॉटिंग फैक्टर 13 को हम क्या कहते हैं, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और इसको फिब्रिनेज भी कहते हैं। आया समझ में। तो चलिए, लेकिन इतना के बारे में पढ़ना नहीं, बट फॉर योर नॉलेज हम बता दिए इसका नाम, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। इसमें से नॉर्मली हम लोग को जानना होता है क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3। ठीक ना। और उसके बाद जो है हम लोग को बस इतना ही जानना होता, इतना से काम बन जाता क्लास 11, 12 में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नोट करने वाली क्या बात है, तो वही बात जो हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि सभी क्लॉटिंग फैक्टर का नाम जो है साइंटिस्ट का नाम पे दिया गया, सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर 9th को छोड़ करके। अब क्लॉटिंग फैक्टर 9th को
किसके नाम पे दिया गया है, इसको पेशेंट के नाम पे दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि एक पेशेंट में डिस्कवर्ड हुआ था। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, अब ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। अब इंजर्ड टिश्यू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब टिश्यू जैसे इंजर्ड हुआ क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, जिसको हम लोग टिश्यू फैक्टर के नाम से जानते हैं। एंड द प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड प्लेटलेट फैक्टर 3। अब देखिए क्या होता है, जैसे टिश्यू इंजर्ड हुआ, रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। और फिर बात करें प्लेटलेट जब डिसइंटीग्रेट होता है तो वो क्या रिलीज करता है, फॉस्फोलिपिड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट फैक्टर 3। ये आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में ही दोनों बात कर रहा है, दोनों का दोनों किसके बारे में बात कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, एंड इंजर्ड टिश्यू रिलीज्ड ऑल्सो अ लिपोप्रोटीन कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि इंजर्ड टिश्यू भी रिलीज किया, क्या कहते हैं उसको, लिपोप्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि यहाँ पर सीधा समझिए, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोटीन के साथ आएगा, फिर आगे का काम करेगा। दीज टू फैक्टर कंबाइन विद द कैल्शियम आयन एंड certain proteins of blood plasma to form an enzyme called prothrombinase। तो अब ये देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन और साथ ही साथ में कुछ प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन को मिला करके ये क्या बन जाता है, एक एंजाइम बनाता है, जिसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, तो ये यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक। तो अब इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे चार्ट में भी, ठीक ना। तो पहले ऐसे देख लेते हैं। अब देख लीजिए क्या कहते हैं, इन सेकेंड स्टेप प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट हिपेरिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है किसको इनएक्टिवेट करता है, हिपेरिन को इनएक्टिवेट करता है, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम के प्रेजेंस में। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू एन एक्टिव प्रोटीन कॉल्ड थ्रोम्बिन। अब ये देखिए, ये थ्रोम्बिनेज जो होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है, ये क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को ब्रेक डाउन करता और क्या बनाता है, एक थ्रोम्बिन बनाता। अब देखिए जब किसी के आगे प्रो लगा हो, प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में उसको लाया जाएगा। तो यानी प्रोथ्रोम्बिनेज का फंक्शन हुआ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। तो यानी प्रोथ्रोम्बिन जो है क्या किया, प्रोथ्रोम्बिनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को ब्रेक डाउन करके क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया, यानी कि एक्टिव फैक्टर बना दिया। अब ये क्या करता है, थ्रोम्बिन क्या करता है, इसके बारे में हम थर्ड स्टेप में पढ़ते हैं। इन थर्ड स्टेप थ्रोम्बिन एक्ट एज एन एंजाइम। अब ये थ्रोम्बिन भी एंजाइम के जैसे वर्क करेगा एंड ब्रिंग्स अबाउट डिपोलराइजेशंस ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू इट्स मोनोमर। अब देखिए फिर क्या करता है, अब थर्ड स्टेप में ये थ्रोम्बिन जो है एक एंजाइम के जैसे काम करेगा। अब क्या करेगा, डीपोलराइजेशन करेगा फिब्रिनोजेन का और इसको मोनोमर में कन्वर्ट कर देगा। तो फिब्रिनोजेन का मोनोमर क्या होता है, फिब्रिन होता। तो अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर ओजेन लगा हुआ और यहाँ पर प्रो लगा हुआ, तो ये दोनों का मतलब इनएक्टिव होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन मतलब इनएक्टिव है। अब ये फिब्रिनोजेन मतलब ये भी इनएक्टिव है। तो इसको डिसइंटीग्रेट मतलब डिपोलराइज करके क्या बना देगा, इसका मोनोमर में कन्वर्ट कर देगा, यानी फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये फिब्रिन क्या करेगा, लेटर थ्रोम्बिन स्टिमुलेट द रिपोलराइजेशन ऑफ दीज मोनोमर्स इनटू लॉन्ग इनसॉल्युबल फाइबर्स लाइक पॉलीमर्स कॉल्ड फिब्रिन। अब जो है जैसे डिपोलराइज होकर के ये फिब्रिन बन गया, अब फिर इस फिब्रिन को क्या करेगा, रिपोलराइज करेगा और रिपोलराइज करके इस ढेर सारे मोनोमर्स को इकट्ठा करके क्या बना देगा, फिब्रिन्स का एक चेन बना देगा, इनसॉल्युबल चेन। और फिर ऐसे में क्या करेगा कि फिब्रिन का नेटवर्क से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। और फिर अब इस नेटवर्क में आकर के क्या होता है, आरबीसी फंसता है, डब्ल्यूबीसी फंसता है, प्लेटलेट फंसता है, फिर उसके बाद जो है फाइनल क्लॉट बन के हम लोग का क्या होता है कि ब्लड का बहना बंद हो जाता, ब्लड का 100% क्लॉटिंग हो जाता। ठीक, तो अब इसके बारे में हम लोग
इतना ही जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका इंट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है, एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है। तो इसके बारे में हम लोग हायर क्लास में जानेंगे। तो चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं हम लोग, जो पढ़े हम लोग वो देख लेते हैं। अब देखिए टिश्यू इंजर्ड हुआ था, ठीक, टिश्यू इंजर्ड हुआ था और उसके बाद क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया था। और ठीक ऐसा ही ब्लड वेसल्स, अब ब्लड प्लेटलेट्स क्या हुआ था, जैसे टिश्यू इंजर्ड होगा तो ब्लड प्लेटलेट्स आएगा, और ब्लड प्लेटलेट्स जब डिसइंटीग्रेट होगा तो क्या रिलीज करेगा, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। अब ये दोनों देखिए कैल्शियम और प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, एक प्रोथ्रोम्बिनेज बना रहा है। और प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ये क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम करेगा क्या, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। यानी ये थ्रोम्बिनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयन के मदद से क्या करेगा, इसको थ्रोम्बिन में बदलेगा। और ये थ्रोम्बिन भी एक एंजाइम के जैसे बिहेव करेगा और क्या करेगा, फिब्रोनेजिन को डीपोलराइज करके क्या बना देगा, फिब्रिन बना देगा, ठीक ना। अब ये फिब्रिन जो है अपना नेटवर्क बना करके फिर क्या करेगा कि फाइनल क्लॉट बनाएगा और फिर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। आया समझ में। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऐसे पढ़ते रहें।